हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वैल्यू एडिशन सीरीज में हम अभी मैपिंग वाले पोर्शन पे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मैपों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इंडिया की मैपिंग को, इंडिया की ज्योग्राफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसा कि हमने अब तक की सीरीज में, अब तक की इस जर्नी में हमने कवर करा है। हमने पहले हिमालय के बारे में, अर्थात भारत के प्रमुख उत्तर के क्षेत्र में मिलने वाली ज्योग्राफिकल एंटिटीज के बारे में देखा। हमने हिमालय को मार्क करा, हमने जो है प्रायद्वीपीय भारत की मार्किंग्स को देखा। इसके पश्चात हमने तटीय क्षेत्र की मार्किंग को देखा, हमने नदियों के बारे में देखा और लास्टली हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा। और एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने देखा जहां हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में उपस्थित सारे नेशनल पार्क्स को मार्क करा, वहां पर मिलने वाली प्रजातियों को मार्क करा। जो लास्ट का वीडियो था जिसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा, तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप YouTube पर जाकर एक बार सर्च करें, हो सकता है आपको 1 से 1.5 घंटे में कोई बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दे, परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस क्लियरिटी के साथ, जिस डिटेलिंग के साथ हमने लास्ट का वीडियो प्ले करा है, आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा कंटेंट दोबारा देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जो है वो नोटिफाई करें, इस चीज के नोट्स जरूर बनाएं और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे हम मोटिवेटेड फील करें आप तक इस प्रकार के वीडियोस को लाने के लिए। चलिए, तो आज की इस क्लास के मोटो को समझते हैं। देखिए, अब तक के सारे वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने देख रखे हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए एक बेहतर स्टेप है अपनी स्टडी को एक स्टेप अहेड करने का। कैसे? तो आज की इस क्लास में मैं सारी जो हमारी मैपिंग है उसको कंक्लूडिव वे में, यानी कि उस मैनर में जिससे आपका रिवीजन और आपको याद हो जाए, प्लस पहला। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं आपको एक नया चैप्टर समझाने वाला हूं। देखिए, आप सभी के पास मैं मानकर चलता हूं कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होगा। इररिस्पेक्टिव आप हिंदी का ले लें या इंग्लिश का ले लें, दोनों में ही सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है खास। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस नहीं है तो ये चीज आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगी। आप अपने एटलस का लास्ट पोर्शन देखें, आपको वहां पर दिखाई देगा कि लोकेशनल एनालिसिस से यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे हैं, आप इस चीज को एक बार यूट्यूब पर सर्च करें। क्या आपको फ्री में, यानी कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, यूट्यूब पर लोकेशनल एनालिसिस के प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं? तो याद रखिए, आंसर जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है आप कुछ चीजें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिले, परंतु सामान्यतः याद रखिए कि ये चीजें जनरली पढ़ाई नहीं जाती हैं। एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा इसे स्वयं करे, परंतु इससे प्रश्न आते हैं। अब इसे स्वयं करना काफी टफ होता है। आपका जो एटलस वाला पार्ट है उसमें लास्ट में आपको जो प्रश्न दिखाई देंगे, आप इमेजिन करें ये प्रश्न आ रहे हैं, उसमें ईयर भी मेंशन है कि कब किस ईयर में आया है। कुछ सेक्शंस में ईयर मेंशन नहीं है पर उसमें एग्जाम का नाम लिखा है। याद रखें कि प्रश्न तो आ रहे हैं, अब इसे सॉल्व करने का मैनर मैं आज की इस क्लास में आपको समझाऊंगा। तो एक सेक्शन है जिसमें आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और एक बड़ा सा सेक्शन है जिसमें मैं लोकेशनल एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ड्रॉ करना है इंडिया का मैप, तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैं अपनी वेरी फर्स्ट क्लास से अभी तक आपसे कर रहा हूं, एक कॉपी लें, उस कॉपी को भर दें। 100 पेज की एक कॉपी प्लेन, जिसमें रूलिंग ना हो, लाइनें ना खींची हो, उसे निकालें और 100 पेजेस भर दें पूरे के पूरे मैप से। कैसे नहीं बनेगा इंडिया का मैप? 2 स्ट्रोक्स में बनना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यह है हमारा इंडिया, इस प्रकार से चलता हुआ आएगा। याद रखिए कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारा पूर्वोत्तर वाला भाग। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है हमारे गुजरात वाला क्षेत्र। और इस तरीके से आप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे इंडिया का मैप। ओके, तो कोशिश करें कि आप 2 स्ट्रोक में इंडिया के मैप को ड्रॉ कर पाए। चलिए, तो अब हम इसे कंटिन्यूएशन में देखते हैं। यहां ध्यान दें, अब मैं आपसे कुछ मार्किंग्स की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं। यहां ध्यान से देखिए। ओके, ये है हमारा इंडिया का मैप। अब इसमें कुछ चीजें हम ऐड ऑन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश को बनाने का प्रयास करते हैं।
याद रखिए, याद रखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो क्षेत्र है ये है पाकिस्तान वाला एरिया, कुछ इस तरह से जो है वो पाकिस्तान दिखाई देता है। याद रखें कुछ इस तरह से, ये है ब्रॉडर सेंस में पाकिस्तान। इसी प्रकार से याद रखिएगा आपको एक और देश दिखाई देगा और ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसकी बॉर्डर्स पीओके वाले एरिया से भारत से लगती हैं और इस चीज को हमेशा याद रखिए कि पीओके किसका पार्ट है, तो प्राउड साउंड के साथ बोलें कि ये इंडिया का ही पोर्शन है। क्लियर? तो ये एक पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है तिब्बत वाला पार्ट। क्लियर? तो मैं यहां पर सिर्फ एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करूंगा। याद रखें कि हमें अभी इस पोर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे अभी मार्क नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये जो है वो तिब्बत वाला क्षेत्र है। अब इसी प्रकार से याद रखिए कि इस स्थान से जो आपको बॉर्डर बनाता हुआ स्थान दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें ये जो पोर्शन आपको बॉर्डर बनाता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, इसे बेसिकली कहा जाता है म्यांमार। तो याद रखें ये कुछ बॉर्डर्स हैं जो इंडिया के आपको पता होना आवश्यक है। क्लियर? तो चलिए इसे हम यहां पर फिल करते हैं। याद रखें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है अफगानिस्तान वाला पार्ट। अब हम अफगानिस्तान वाले पोर्शन को क्यों कवर कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा आप रुकें, मैं डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा कि हम क्यों इस पोर्शन की मार्किंग देख रहे हैं। क्लियर? इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है तिब्बत वाला पार्ट। अब यहां पर जब तक मैं जो है शेडिंग कर रहा हूं, यहां ध्यान दें आप लोग। याद रखिए कि ये जो तिब्बत वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, चाइना ने इसे भारत से जो है वो ऑक्यूपाई करा था। अर्थात एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसे बेसिकली कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स। इसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं है, तो प्लीज मुझे क्षमा करें, आपको इसे थोड़ा सा इंग्लिश में याद करना होगा। पंचशील एग्रीमेंट होने से पहले तिब्बत के अंदर भारत के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे। इसका अर्थ यह है कि बेसिकली भारतीय सेना जो है वो इस क्षेत्र की सुरक्षा करा करती थी। अब इसमें आपको याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि पंचशील एग्रीमेंट से हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करा तथा तिब्बत वाले पार्ट को माना कि ये चाइना का भाग है और अपनी आर्मी को जो है वापस बुलाया था। चाइना ने इसे ऑक्यूपाई क्यों करा है, तो रीजन ये है कि तिब्बत का जो प्रोविंस है ये चाइना को एंट्री देता है कहां पर, मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट नहीं तो वास्तविकता में कहां एंट्री देता है, सेंट्रल एशिया में। और याद रखिए सेंट्रल एशिया जो है, मध्य एशिया जो है, ये प्रवेश द्वार है किसका, यूरोप का। तो जो पहुंचेगा यूरोप, जो रास्ता बनाएगा यूरोप तक जाने का, वो सबसे ज्यादा करेगा ट्रेड। और मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है ट्रेड ही है बेसिकली विन करने की पॉलिसी। अब याद रखिए व्यापार में लीड करने के लिए सेंट्रल एशिया जाना जरूरी है, और सेंट्रल एशिया जाने के लिए तिब्बत जरूरी है। और यह भी याद रखिएगा कि यहां पर एक प्रोविंस है चाइना का। आप एशिया के मैप में जब चाइना को जूम करके देखेंगे तो वहां मार्क करें, आपको जेंजियांग प्रोविंस दिखेगा। और याद रखिए यहां जेंजियांग प्रोविंस में यूगर मुस्लिम की प्रॉब्लम है, और तिब्बत में जो बुद्धिस्ट मोनेस्टीज हैं, मोनेस्टीज का मतलब है मठ, जो बुद्ध मठ हैं वो चाइना का विरोध करते हैं, और जेंजियांग प्रोविंस में जो है यूगर मुस्लिम्स चाइना के एंटी हैं। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, इन दो सेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने इस पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है। हमारे अक्साई चिन का जो उपयोग है, माफ कीजिएगा, जो सियाचिन का और अक्साई चिन का रीजन है, इसका जो उपयोग है चाइना करता है अपने ट्रूप्स अर्थात अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तो यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि इस स्थान से इस स्थान, अर्थात ये जो तिब्बत वाला भाग है और इसी के ऊपर यहां जो जेंजियांग प्रोविंस है, इनके बीच में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए चाइना ने हमारे क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर रखा है। और चाइना बहुत प्रयास ये करेगा कि हमेशा ये चाइना का ही भाग रहे। क्लियर? बट आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया विल कैप्चर बैक दिस पार्ट। अब यहां पर याद रखिए ये जो बचा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है ये है बेसिकली नेपाल का पार्ट। ओके, तो ये है नेपाल का। नेपाल की कंप्लीट मैपिंग भी मैं आपको करा चुका हूं। मैंने यहाँ पर आपको नेपाल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करा है प्रीवियसली, और इससे प्रश्न आए भी हैं और मैंने उसे एक्सप्लेन भी करा है। तो उस वाले पार्ट को हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं। क्लियर? क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें, याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन है, अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपको उसे डेफिनेटली नोट डाउन करना है। याद रखिए कि ये म्यांमार वाला पार्ट है और यहां पर ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन होगी। याद रखिएगा कि म्यांमार में अभी तानाशाही चल रही है, अर्थात आप पाएंगे इस क्षेत्र में जो है
इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहां पर अभी सैन्य शासन है। क्लियर। अब सैन्य शासन होने पर भारत जैसा डेमोक्रेटिक देश, अब याद रखिए हम जो है वो कट्टर लोकतंत्रवादी हैं। क्लियर। हम हमेशा लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। अब यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन होगी कि यहां पर अभी जो है वो डिस्पोटिज्म की कंडीशन है, अभी यहां पर थोड़ा सा जो है वो सैन्य शासन है। अब जब सैन्य शासन वाली स्थिति है, धीरे धीरे करके स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, परंतु जो एक्चुअल डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, लोकतांत्रिक वैल्यूज होनी चाहिए, अभी उससे म्यांमार थोड़ा दूर है। अब इस स्थिति में आप पाएंगे कि यहां पर जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये क्षेत्र के साथ अर्थात म्यांमार के साथ स्टिल इंडिया जो है अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा चिकन नेक वाला पार्ट मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि ये जो पोर्शन है इंडिया का, ये इंडिया का चिकन नेक वाला पोर्शन है, और इस चिकन नेक वाले पोर्शन को पेनिट्रेट कर सकता है इजिली चाइना, अर्थात चाइना इजिली इस एरिया में आ सकता है। आप पाएंगे कि अगर मैं रफली यहां ड्रॉ करूं तो ये बच्चों हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और यहां याद रखिए कि इस पोर्शन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पोर्शन की सबसे बड़ी समस्या है ये छोटी सी एक स्ट्रिप से कनेक्ट होता है। इसे कहा जाता है, नोट डाउन करिएगा, इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्लियर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया। अब यहां याद रखिए कि इस एरिया में है एक प्लेट्यू, जिसे अर्थात एक पठार, जिसे कहा जाता है डोकलाम का पठार। डिटेल में मैंने बताया है कि यहां से जो है वो रोड बनाकर ले जा रहा था चाइना। यहां पर एक वैली है जिसे कहा जाता है चुंबी वैली। चुंबी वैली से का एक मुख जो है, एक द्वार जो है, एक एंट्री जो है वो डोकलाम में है, और दूसरी एंट्री जो है वो आपको कहां दिखाई देगी? ये दिखाई देगी चिकन नेक में। तो अगर डोकलाम तक चाइनीज अगर यहाँ रोड बना लेते हैं तो एक दिन टैंक चलाकर आएंगे, चुंबी वैली ट्रैवल करेंगे, और कुछ ही घंटों में वो चिकन नेक तक पहुंच जाएंगे, आड़ा करके अपना टैंक लगाएंगे और डिक्लेयर कर देंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हमारे से सेपरेटेड। और इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है म्यांमार, जो हमें अल्टरनेटिव एंट्री अर्थात बैकडोर एंट्री देता है किस एरिया में? तो याद रखिएगा ये एंट्री हमें प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट में। किस प्रकार से? तो अभी हम इसे एक बार प्लॉट कर लें, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूं। चलिए, तो यहां पर हमारे पड़ोसी देश बनकर रेडी हैं। आइए एक और हमारा नेबर नेशन ड्रॉ करते हैं, हमारा पड़ोसी देश ड्रॉ करते हैं। इसे कहा जाता है श्रीलंका वाला पार्ट। आप सभी ने इसकी मार्किंग पहले भी देख रखी होगी। क्लियर। तो ये श्रीलंका वाला पोर्शन है, और इसी प्रकार से मुझे एक और आवश्यकता होगी। जस्ट अ सेकेंड। इस प्रकार से याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको विस्तार दिखेगा हमारे ही कुछ द्वीप समूहों का। ये कौन से द्वीप समूह हैं? तो आई थिंक आप सभी अब गैस कर पा रहे होंगे, ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ओके, तो ये हमारे अंडमान निकोबार है, यहां पर है श्रीलंका। जस्ट अ सेकेंड, ये है श्रीलंका। अब यहां ध्यान दें, श्रीलंका वाला पोर्शन हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, म्यांमार हो गया। अब हम यहां पर कुछ सिटीज को मार्क करेंगे। तो चलिए हम यहां मार्किंग स्टार्ट करें। उसके पहले ध्यान से देखिए, मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है पाकिस्तान वाला पार्ट, ये है अफगानिस्तान वाला पोर्शन। जस्ट अ सेकेंड, ये है अफगानिस्तान। इस प्रकार से ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, ये है तिब्बत वाला पार्ट। ये आता है चाइना में। इसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये है म्यांमार। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखिए, मैं कुछ मार्किंग्स करने वाला हूं, ध्यान दे। याद रखिए, जहां जहां पर मैं स्पॉट्स बनाऊंगा वो एरिया आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। याद रखें, याद रखें, इस स्थान पर आपको एक मार्किंग दिखेगी, इसे कहा जाता है काबुल। क्लियर। इसके पश्चात यहां आप आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा कांधार। क्लियर। तो सबसे ऊपर आपको काबुल दिखेगा, इसके नीचे कांधार दिखेगा। और याद रखें, लोकेशनल एनालिसिस के प्रश्न काफी पूछा करता है यूपीएससी, तो आपको याद रखना है कि कौन सा स्थान कहां पर है। तो ये है हम बेसिकली पाकिस्तान का क्योटा। क्लियर। अब यहां पर याद रखिए, नाम से कंफ्यूज ना हो, यह स्थान है क्वेटा। मैं यहां पर नाम मेंशन कर दूं जिससे आपको आगे कोई जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। यह है क्वेटा। क्लियर। ये आता है पाकिस्तान में।
क्लियर। अब इसके बाद यहां ध्यान दें, आपको पाकिस्तान में इस स्थान पर नीचे एक स्थान दिखेगा, याद रखिए इसे कहा जाता है कराची। मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी में इसके लिए एक लाइन लिखी है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है, इंफॉर्मेटिव लगती है। इस स्थान को इस लाइन में कहा गया है बेसिकली कि इंडिया लॉस्ट कराची पोर्ट, दैट्स व्हाई इंडिया डेवलप दी कांडला पोर्ट। भारत को विभाजन के कारण एक हानि हुई थी कराची खो देने से, इसलिए कांडला बनाना जरूरी था। कितनी इंफॉर्मेटिव लाइन है। याद रखिए कि कराची जो है ये आपको दिखाई देगा सिंधु नदी के डेल्टा के आसपास। क्लियर। इसी प्रकार से आप ऊपर आएंगे तो इसमें एक और मार्किंग मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस स्थान पर। याद रखिए यहां पर एक मार्किंग और दिखेगी, इसे कहा जाता है हैदराबाद। जी हां, हैदराबाद, अर्थात वो क्षेत्र जो हमारे एरिया में आता है। क्लियर, सेम नाम से है हैदराबाद भी। क्लियर। अब यहां पर आपको एक और मार्किंग जाननी चाहिए, यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा लाहौर। फाइन। और अब यहां से आपको देखने को मिलेगा इंडिया की सिटीज। तो मैं पहले बता दूं, लाहौर की एक जुड़वा सिटी कहलाती है जिसे हम कहते हैं अमृतसर। क्लियर। तो मैं यहां सारे नाम भी मेंशन करूंगा, आपको केवल और केवल जो है आपको सीक्वेंस याद करना है, मैं यहां नाम आपके सामने लिख दूंगा। क्लियर। अब यहां ध्यान दें, मैं एक स्थान यहां पर ड्रॉ करूंगा और अब मैं सीधा लेटर्स लिखना स्टार्ट करता हूं। ध्यान दें, याद रखें कि ये जो स्थान है यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको दिखाई देगा श्रीनगर। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें यहां पर आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर। क्लियर। आई थिंक आपके लिए अभी रीडेबल रहेगा। इसके पश्चात याद रखिए यहां आपको थोड़ा ऊपर ये इस स्थान पर यहां देखने को मिलेगा लेह। क्लियर, विच इज लाइक कैपिटल ऑफ लद्दाख। और यहां बीच में आपको देखने को मिलेगा कारगिल। अब यहां याद रखिए कि जो स्थान मैं बता रहा हूं आपके माइंड में ये प्रिंट होना चाहिए। लोकेशनल एनालिसिस से जब कभी यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लाहौर कहां है, अमृतसर कहां है, इसके रिस्पेक्ट में दिल्ली कहां है, कहां डिब्रूगढ़ है, कहां पर दिसपुर है, कहां पर सिक्किम की राजधानी है, कहां पर हमारा हैदराबाद है, कहां पर हमारा मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल के ऊपर जाओगे तो दिल्ली आता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल से नीचे जाओगे तो बेंगलोर आता है। इसी प्रकार से तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, कर्नाटका जो है, कर्नाटका तमिलनाडु के सापेक्ष उत्तर में है, परंतु बेंगलोर नीचे है और चेन्नई ऊपर है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यूपीएससी एक डॉट लगाकर आपसे ये प्रश्न कर देगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस प्रकार की अप्रोच से उसे नहीं पढ़ा तो बच्चों आपको समस्या हो सकती है। और इसका समाधान क्या है, एक बार इसको इत्मीनान से देख लीजिए। मैं अभी 8-10 सिटीज मार्क करूंगा और उसकी मार्किंग के पश्चात आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। चलिए, तो अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए आपको इस स्थान पर दिखाई देगा इंडिया की कैपिटल दिल्ली, अर्थात दिल्ली। क्लियर। वैसे इंडिया की कैपिटल क्या है ये एक प्रश्न है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, नई दिल्ली है, या दिल्ली एनसीआर है, और अगर ये तीनों में से कोई एक है तो दिल्ली एनसीआर क्या है एक्चुअल में। क्लियर। दिल्ली एनसीआर में 24 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, 24 जिले आते हैं। जो अरविंदर केजरीवाल जी हैं ये दिल्ली एनसीआर के सीएम है, या दिल्ली के सीएम है, या नई दिल्ली के सीएम है। क्लियर। ये डायमेंशन है, मैं एक पूरी क्लास इसके ऊपर जो है डेडिकेट करके आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और याद रखिए कि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप वो लोग हैं जो अवेयर्ड हैं। जब आपको क्लियर नहीं है तो नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। क्लियर। तो आप आए, जब मैं इस पे डिटेल में वीडियो बताऊंगा, और खासकर 1 मिनट ज्योग्राफी नाम से एक शॉर्ट्स की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। अभी धीरे धीरे करके उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स आएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप उन शॉर्ट्स को जरूर देखें, आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। क्लियर। चलिए, अब यहां ध्यान से देखिए, ये दिल्ली वाला पोर्शन है। मेरा मैप एक्चुअल में स्केल लेकर नहीं बना है, ये फ्री हैंड मैप है, परंतु जब आप एक्चुअल मैप पर देखेंगे तो आपको चीजें जो है वो सिमेट्रिक दिखाई देंगी। क्लियर। यहां ध्यान दें, मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट, यहां ध्यान दें मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करने वाला हूं। आपको इस स्थान पर लगभग जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर दिल्ली जो है आपको दिखाई देगी। क्लियर। ये हो गया हमारा दिल्ली वाला पोर्शन। इसके पश्चात आप आएंगे तो इस स्थान पर आपको दिखाई देगा ये है भोपाल वाला पोर्शन। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये बेंगलोर वाला पोर्शन है। और ये याद रखिए कि मेरे मैप में भले ही ये सिमेट्रिक एक लाइन पे ना दिख रहे हों, परंतु हैं ये वास्तविकता में एक ही लाइन पर। क्लियर। चलिए,
इसी प्रकार से याद रखिए आपको इस स्थान पर थोड़ा सा ऊपर जो है वो चेन्नई दिखता है। मैप पे अगर आप स्केल का यूज करके देखें तो आपको इजीली दिखाई देगा कि चेन्नई थोड़ा सा ऊपर आता है। क्लियर। अब इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर भी कुछ मार्किंग्स करनी है और इस स्थान पर भी। क्लियर है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, आपको ये पोर्शन दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ गुजरात। क्लियर। ये जो पोर्शन है ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा गुजरात के नाम से। क्लियर। अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, याद रखिए कि जो गुजरात वाला पार्ट है ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। क्लियर। इसी प्रकार से हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आई थिंक आप सभी इजीली गेस कर पा रहे होंगे। हमारा सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से जो है अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। क्लियर। तो वो पोर्शन अरुणाचल प्रदेश पूर्वी और सबसे पश्चिमी गुजरात। अब यहां याद रखिए कि ये हुए क्या, राज्य, परंतु हमेशा याद रखिएगा कि इनकी जो कैपिटल्स है, यहां पर आपको गुजरात की कैपिटल दिखाई देगी बाय द नेम ऑफ गांधीनगर। क्लियर। और इस प्रकार से आपको यहां पर कैपिटल दिखाई देगी बाय द नेम ऑफ ईटानगर। यह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर। मैं सारे नेमिंग जो है अभी मेंशन करने वाला हूं, डोंट वरी। याद रखिए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी राज्य जैसा आप देख पा रहे होंगे, याद रखिएगा हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है बेसिकली क्या, गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे पूर्वी राजधानी, याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम पश्चिमी देखें, याद रखिएगा सबसे पश्चिमी हमारी राजधानी जो है ये मुंबई है। गुजरात का इस तरफ आता है। मेरे मैप में थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन होगा, आप एक्चुअल मैप पर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। याद रखिएगा जो मुंबई वाला पोर्शन है ये भारत का सबसे पश्चिमी राजधानी वाला पार्ट है। और इसमें भी याद रखिएगा कि हमारी सबसे पश्चिमी जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं अपितु नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो याद रखिए हमारा सबसे पश्चिमी याद रखिए हमारा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पश्चिमी राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी विच इज मुंबई। इसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्र हमारा अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राजधानी जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ और भी मार्किंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे, याद रखिए इस स्थान पर आता है दिसपुर। दिसपुर के नीचे यहां पर आएगा बेसिकली गुवाहाटी। अब गुवाहाटी के लिए याद रखिएगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए एकमात्र हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट आता है। क्लियर। इसी तरह से याद रखिएगा अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट है। और इसी प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देंगे ये जो द्वीप समूह है इन्हें लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप, लेकिन यहाँ 1 लाख नहीं 36 द्वीप हैं। ये प्रवालों से निर्मित द्वीप समूह है। और ये भी याद रखिएगा इनका जो हाईकोर्ट है ये केरला हाईकोर्ट में आता है। क्लियर। मैं यहां नाम मेंशन कर दूं। क्लियर। चलिए अब यहां पर कुछ और चीजें हम देखेंगे। याद रखिए आपको ये स्थान दिखा कौन सा, गुवाहाटी। ये वाला स्थान दिखा दिसपुर के नाम से। और याद रखिए ये जो ऊपर वाला स्थान है ये स्थान है डिब्रूगढ़ के नाम से। क्लियर। तो अभी देखें ध्यान से, मैंने कौन कौन से एनालिसिस आपको बताया। ये स्थान से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है काबुल। नीचे आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कांधार कहा जाता है। इस प्रकार से एक क्वेटा है। यहां आप आएंगे तो एक कराची है। कराची से ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो स्थान आपको दिखाई देगा ये हैदराबाद है, ये लाहौर है, ये अमृतसर है। यहाँ पर आपको कारगिल दिखेगा जिस एरिया में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। श्रीनगर, लेह, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, ये आपको लाइन में याद होने चाहिए। इसी प्रकार से गुवाहाटी, इसी प्रकार से डिब्रूगढ़, और ये स्थान जो है दिसपुर है, ये डिब्रूगढ़ है। पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है। क्लियर। अब यहां याद रखिए, ध्यान से देखें, हमेशा याद रखिएगा कि एक लाइन मैं भी ड्रॉ करने वाला हूं। क्लियर। इस लाइन को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। ध्यान से देखिएगा, याद रखिए इस रेखा को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्लियर। इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्लियर। याद रखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य, आइए इसे हम मार्क करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
याद रखें, एक तो ये गुजरात से गुजरती है, इस प्रकार से यहाँ आपको राजस्थान को भी, मेरे मैप में जो है वो उतने बेहतर तरीके से दिखाई नहीं देगा, परंतु ये जो है राजस्थान को भी टच करती है। इसी प्रकार से आपको जो है वो इस तरह से देखने पर दिखाई देगा कि ये जो है ये मध्य प्रदेश वाले भाग को भी जो है वो टच करती हुई दिखाई देगी इस तरह से। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और याद रखिएगा भोपाल जो है ये नीचे आता है कर्क रेखा से, मतलब ये कर्क रेखा के ऊपर नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो याद रखिए ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। अर्थात हमने कौन कौन से राज्य देखे? सबसे पहले हमने देखा गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, इसके पश्चात आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। याद रखें इसी तरह से आपको एक राज्य और दिखेगा, झारखंड। झारखंड के पश्चात ये एंटर करती है पश्चिम बंगाल वाले भाग में। तो हमने कौन कौन सा देखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब यहां याद रखिए दो राज्य हैं, एक आपको दिखेगा त्रिपुरा और एक दिखेगा मिजोरम। तो याद रखिए कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से हैं वो राज्य? तो मैंने अभी आपके समक्ष ऑर्डर बताया है। इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि ये जो कर्क रेखा है इससे सबसे पास की कैपिटल कौन सी है? तो सबसे पास की कैपिटल है रांची, और याद रखिएगा जो रांची है ये कर्क रेखा इस कैपिटल के ऊपर से गुजरती है। क्लियर? इसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि अगर प्रश्न ये आए कि किसके सबसे पास है, तो याद रखिएगा भोपाल, इससे ये नियरेस्ट कैपिटल है। रांची से तो सीधा गुजरती है, इसके अलावा इसके सबसे पास में स्थित जो सिटी है, अब यहां याद रखिए कि हो सकता है कि सिटी वाले से आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो। याद रखिए पास में कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन मैं संभावित की बात करूं जो प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके समक्ष लाया जा सकता है, तो याद रखें उदयपुर राजस्थान में आता है, काफी फेमस प्लेस है, तो बच्चा सामान्यतः उदयपुर के साथ जाएगा। पर यहां पर याद रखिएगा कि एक उदयपुर आपको और दिखेगा जो कि आता है त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में आने वाला उदयपुर इससे नियरेस्ट प्लेस है। क्लियर? तो यहां पर याद रखिए कि आपको इतनी चीजें जो है वो लोकेशनल एनालिसिस से पता होनी आवश्यक है। क्लियर? अब मैं यहां कुछ चीजें और ऐड करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर याद रखिएगा कि कुछ चीजें जैसे मैंने जो अभी लोकेशनल एनालिसिस बताया, आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको ये बनाकर दिखाऊं, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ध्यान दें। याद रखिए कि कुछ इस प्रकार से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देते हैं। क्लियर? याद रखिए यहां पर आपको जो द्वीप समूह दिखेंगे, इसमें ऊपर वाला पार्ट ये है अंडमान, और इस प्रकार से ये दिखाई देगा निकोबार। यहां याद रखिएगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है इस प्रकार से यहां आपको बच्चों दिखाई देता है सुमात्रा। अब मैं कुछ मार्किंग्स की उम्मीद आपसे करूंगा। याद रखिए कि सुमात्रा वाले भाग में इस प्रकार से आपको यहां पर याद रखिए एक स्थान दिखाई देगा जिसे कहा जाता है टोबा। क्लियर? ये जो टोबा है ये आज के समय एक लेक अर्थात एक झील है, पर याद रखिएगा इनिशियली ये झील नहीं था, एक ज्वालामुखी था, और इसी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण वास्तविकता में आप पाएंगे कि पृथ्वी पे हर एक मानव का डीएनए मोर देन 70% कॉमन है। आप पाएंगे कि हर एक जीव में जो डीएनए की डायवर्सिटी है अर्थात विविधता है ये ज्यादा दिखेगी, परंतु मानव के डीएनए में मोर देन 70% कॉमन होता है। कारण क्या है? तो याद रखिए आज जितने बिलियन पॉपुलेशन आपको अर्थ पर दिखाई दे रही है, ये सारी बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग करती है सिर्फ 5000 बंदरों से। वास्तविकता यह है कि केवल 5000 बंदरों के बीच में ब्रीडिंग होने से आज के समय बिलियंस में पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, बाकी के सारे जो बंदर थे समाप्त हो गए थे। और ये क्या थ्योरी है? तो याद रखिए इस थ्योरी को कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन। ये थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने शायद ही इस थ्योरी के बारे में यूपीएससी की जर्नी में कहीं पढ़ा होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने प्रश्न करे हैं, इसके लिए
पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने वैल्यू एडिशन की सीरीज में जो है वो नीचे बनाया हुआ है, क्या है ह्यूमन डीएनए का टोबा ज्वालामुखी के साथ संबंध में। याद रखिए यहाँ पर जो ज्वालामुखी था इसमें विस्फोट के कारण आप पाएंगे कि जो अधिकांश बंदरों की प्रजाति थी, और वो खासकर प्राइमेट्स जिनसे ह्यूमंस बिलोंग करते हैं, ये समाप्त हो गए थे। वो बच पाए जो भागकर अफ्रीका के अंदर वैली में संरक्षण ले पाए, और उन्हीं के मध्य ब्रीडिंग से जो है पूरी ह्यूमन साइकिल स्टार्ट हुई दोबारा। क्लियर। एक क्रो-मैग्नन था, एक और ऐसे जो है मानव के पैरेलली चलने वाले जीव थे जो मानव से ज्यादा शक्तिशाली थे, मानव से ज्यादा एडवांस थे, पर वो चूंकि माइग्रेट नहीं कर पाए, पलायन नहीं कर पाए, समाप्त हो गए। क्लियर। तो चलिए, ये एक पोर्शन है, यहां याद रखिएगा, नीचे आपको टोबा दिखेगा। अब यहां पर याद रखने योग्य बात है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और याद रखिए इसी ग्रेट निकोबार में यहां पर आपको दिखाई देगा इंदिरा पॉइंट। अब यहां याद रखिएगा कि जो इंदिरा पॉइंट है, आप बुक्स में पढ़ते हो कि इंदिरा पॉइंट भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, माफ कीजिएगा दक्षिणी बिंदु है, पर याद रखिए ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। कब हुआ था? तो याद रखिए 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी, ये सुनामी अब तक के मानव के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी थी। और क्या था इस सुनामी का प्रभाव? तो याद रखिए इंडोनेशिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में एक भूकंप आया 2004 में, और इस भूकंप ने क्या करा? तो याद रखिएगा इस भूकंप ने वास्तविकता में एक सुनामी को जन्म दिया। और ये याद रखिए कि इस सुनामी से क्या क्या इवेंट हुए। तो सबसे पहले आप पाएंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट ये सबमर्ज हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने स्थान से 15 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गए, यानी कि 15 सेंटीमीटर पूरे के पूरे द्वीप समूह जो है वो आगे शिफ्ट हो गए। पूरा म्यांमार की जो प्लेट है, याद रखिए पूरे जो कॉन्टिनेंट है वो प्लेटों के ऊपर बसे हुए हैं, पूरे के पूरे म्यांमार की प्लेट जो है अपने स्थान से 3.5 मीटर तक शिफ्ट हुई है। कुछ स्थानों पर ये 15 मीटर भी है, पर यह अतिशयोक्ति है। याद रखिए कि 3 मीटर के आसपास पूरी म्यांमार की प्लेट शिफ्ट हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो जंप और बाउंस करी, यानी कि अपने ही अक्ष पर ऊपर से नीचे आई। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में भूकंप आने से पृथ्वी का जो दिन का समय था वो 0.005 सेकेंड कम हो गया था। ये आने वाले 5 सालों में एडजस्ट हुआ। याद रखिए इतना खतरनाक था इंडोनेशिया में आए एक भूकंप से निर्मित सुनामी और उसके प्रभाव। अब यहां समझिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं। इसका कारण है कि ये जो प्लेट है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आगे जाएगी तो याद रखिए सामने इससे बहुत बड़े साइज की 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट आपको दिखाई देगी नो डाउट, वो कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। ये कभी 2 जन्म नहीं हिलने वाली। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो आपको जो है इंडो पैसिफिक प्लेट दिखेगी। और ये जो पैसिफिक वाली प्लेट है, खासकर यहाँ पैसिफिक अर्थात प्रशांत महासागर की प्लेट, ये काफी बड़ी और भारी है, ये भी शिफ्ट नहीं होगी। तो ऊपर यूरेशियन, नीचे जो है वो पैसिफिक, ये दोनों प्लेट कभी नहीं हिलने वाली। जब ये नहीं हिलने वाली तो ये तो आगे बढ़ ही रही है। इस कारण से भूकंप और जो है ज्वालामुखी आपको इस स्थान पर दिखाई देते हैं और बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं। याद रखिए कि इस समय जो ज्वालामुखी फटा था, यहां पर एक ज्वालामुखी है, इसका नाम आपको याद रखना है। याद रखिए इस ज्वालामुखी को कहा जाता है क्रांकाताओ। याद रखिए क्रांकाताओ ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है, अगर इसमें विस्फोट हुआ तो याद रखिएगा कि क्रांकाताओ में विस्फोट के कारण पूरा प्रायद्वीपीय भारत पानी के अंदर चला जाएगा। क्लियर। और 2004 में ऐसा सुपरफिशियली सतही तौर पर कहा जाता है कि क्रांकाताओ में विस्फोट हुआ था। याद रखिए क्रांकाताओ में विस्फोट नहीं हुआ था। वास्तविकता में विस्फोट कहां हुआ था? तो अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो याद रखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये है क्रांकाताओ ज्वालामुखी। तो क्रांकाताओ ज्वालामुखी का इस प्रकार से हमेशा याद रखिएगा कि ये एक प्रेशर चैनल होता है, अर्थात वो चैनल जिससे मैग्मा बाहर आता है। क्लियर। और आपको इससे बाहर निकलता हुआ एक सब चैनल दिखेगा। ये इस सब चैनल पर निर्मित छोटा सा ज्वालामुखी है जो मुख्य ज्वालामुखी के ऊपर निर्मित होता है। याद रखिए इसे परपोषी ज्वालामुखी कहा जाता है और ये एक परपोषी की तरह मुख्य ज्वालामुखी के ऊपर ग्रो होता है। और ये भी याद रखिएगा
कि ये जो ज्वालामुखी है क्रांकाताओ, इसका ये जो ज्वालामुखी है इसे कहा जाता है अनाक्रांकाताओ। और याद रखिए अनाक्रांकाताओ में हुआ था विस्फोट उस समय पर मुख्यतः, यानी कि मुख्य ज्वालामुखी के ऊपर लगे हुए छोटे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण म्यांमार की प्लेट शिफ्ट हो गई, पृथ्वी अपने अक्ष पर जंप एंड बाउंस कर गई, जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट था वो जमीन के पानी के अंदर चला गया। ये सारी गतिविधियां केवल और केवल पैरासाइट वोल्केनो के कारण है। अब सोचिए मुख्य में जब विस्फोट होगा तो ये पृथ्वी के ज्ञात विस्फोटों में से सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है। क्लियर? अभी रिसेंटली एक जो है वो स्थान है प्रशांत महासागर में, आप पाएंगे उस स्थान पर जो है विस्फोट हुआ था, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा विस्फोट था। और यह भी याद रखिएगा कि वो विस्फोट भी वास्तविकता में हमारी प्लेट से ही संबंधित है। अब इस चीज के बारे में हम डिटेल में शॉर्ट्स वाली सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप वहां से इसका डिटेलिंग देखेंगे। अन्यथा की स्थिति में जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको आगे डिस्कशन में लाऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगेन बचा हुआ पोर्शन है उसे। अब यहां ध्यान से देखें, अगर मैं आपको क्विकली सारे मैप्स ड्रॉ करके बताऊं तो ध्यान से देखिए, जो स्टूडेंट बेसिकली अभी तक जिन्होंने क्लासेस अटेंड कर रखी हैं उनके लिए ये एक क्विक रिकैप होगा, जिसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि इसके बारे में जो स्टूडेंट रेगुलरली क्लास देख रहे हैं उन्हें थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए, उनके लिए रिवीजन जैसा भी हो सकता है। यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के परिप्रेक्ष्य में चाइना की एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं, चाइना जो है वो भारत को करना चाहता है क्या, सर्किल। यहां ध्यान दें, याद रखिए ये जो पोर्शन है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे रीड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। इसी प्रकार से याद रखिए आपको ऊपर की दिशा में इस तरह से दिखाई देगा, ये है बेसिकली हिमालय वाला पोर्शन। याद रखिए ये हिमालय के सिंटेक्शियल बैंड हैं। क्या होते हैं तो जब हम जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब हम देखेंगे सिंटेक्शियल बैंड क्यों निर्मित हुए हैं। यहाँ अरावली है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, इनके कारण हिमालय में फोल्ड का निर्माण हुआ है। अब यहाँ याद रखिए आपको इस तरह से देखने पर दिखाई देगा, याद रखिएगा ये पूर्वांचल हिल्स है, एक और यहाँ विस्तार देखने को मिलेगा, ये अराकान योमा है, और इसी प्रकार से आपको जो है वो इस दिशा से चलते हुए दिखाई देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और याद रखिए ये कुछ और नहीं है, ये द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा कि आप पाएंगे कि जो चाइना है, ये चाइना एक पॉलिसी प्ले करता है। इस पॉलिसी के तहत चाइना इंडिया को सर्किल करने का प्रयास करता है। किस प्रकार से? तो याद रखिए कि एक रोड इनिशिएटिव है जिसे कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अर्थात चाइना अपने प्राचीन इतिहास में जिस सिल्क रूट का उपयोग करा करता था बेसिकली ट्रेड करने के लिए, वो सिल्क रूट को री एनर्जाइज कर रहा है, अर्थात पुनः उस रूट को बनाने का प्रयास अब कर रहा है। अब यहां याद रखिएगा कि चाइना जो है वो रोडवेज, रेलवेज, मैं यहां लिख देता हूं मेंशन, ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है OBOR। ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है OBOR। याद रखिएगा OBOR के तहत चाइना करता क्या है? चाइना करता है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटर पोर्ट, इन सभी का कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए चाइना जो है वो अदर देशों को लोन देता है। लोन देकर अपनी ही कंपनी के द्वारा वहां कंस्ट्रक्शन कराता है, और कंस्ट्रक्शन कराने का मुख्य उद्देश्य, ऐसा कहता है चाइना कि चाइना चाहता है एशिया आगे बढ़े। एशिया आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि एशिया के देश ट्रेड नहीं करते। अब ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। मैंने पहले भी बताया कि क्यों आप अपने राज्य में मिलने वाले कोई फल को कतर, कुवैत में नहीं बेचते। आपके यहाँ जो सेब मिल रहा है, केला मिल रहा है या अमरूद मिल रहा है, इन फलों को आप क्यों नहीं अरब देशों में बेचते जहां इनका कॉस्ट जो है 10-20 हजार रुपए किलो तक है? कारण यह है कि आप वहां तक इसे लेकर कैसे जाएंगे,
बस यही एक चीज है जो देश के विकास में बाधक है, इसे ही कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और याद रखिए यही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कौन करेगा? चाइना। अब जब चाइना इस प्रकार की बात करेगा तो वो एशियाई देश जो लास्ट बीते 70 सालों में कोई खास विकास नहीं कर पाए, ये देश जो है वो ललायित हो जाएंगे और चाइना के द्वारा दिए गए लोन को यूज करके अपने देश में चाइना की ही कंपनी से रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। परंतु ये भूल जाते हैं देश कि ये लोन वापस भी करना होगा, और जब आप वापस नहीं कर पाओगे तो चाइना इस लोन के तहत आपका जो क्षेत्र है उसका उपयोग करेगा आप ही के अगेंस्ट। इसे कहा जाता है नव औपनिवेशिकवाद, या इसे न्यू कॉलोनिज्म के नाम से जाना जाता है, या आर्थिक उपनिवेश के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना जो है एक ऊपर वाले भाग से भारत को जो है वो काउंटर करता है। इसी का एक विस्तार आपको दिखाई देगा, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी प्रकार से याद रखिए कि चाइना ने जो है यहां पर एक पोर्ट बाय करा है म्यांमार में। इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा श्रीलंका में भी एक पोर्ट जो है वो चाइना ने बाय करा है। इसी तरह से आपको दिखाई देगा यहां पर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने खरीद रखा है। अब देखिएगा कि ये कनेक्ट होती हुई एक चेन है। क्लियर? आपको इस तरह से दिखाई देगा कि ऊपर से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से, और नीचे से यहां पर आपको कोलंबो वाला भाग जहां पर श्रीलंका में काफी सारे पोर्ट्स जो है चाइना ने बाय करे। इसी प्रकार से यहां पर जो म्यांमार वाला पोर्शन है यहां पे चाइना के बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और यहां पर तो एक बड़ा सा पोर्ट जिसे कहा जाता है ग्वादर पोर्ट, ये पोर्ट चाइना ने पाकिस्तान में खरीद रखा है। अब इससे भारत हो जाता है चाइना से सर्किल, और याद रखिए कि भारत को इस तरह से सर्किल करने को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, या फिर कई जगह जो है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। नाम थोड़े से जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो ज्यादा परेशान ना हो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर भारत और चाइना के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। अब ध्यान से देखिए, याद रखिए भारत भी जो है प्रिंसिपल गवर्न नेशन है। हम अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से चाइना ने हमें इस तरह से घेरा, इससे बचने के लिए भारत क्या करता है? तो याद रखिए भारत इससे बाहर निकलने के लिए वही करता है जो चाइना करता है। क्या? तो यहां पर म्यांमार में अगर चाइना ने जो है वो बंदरगाह खरीदा तो भारत बोलता है आ जाओ हम भी यहां खरीदेंगे। और याद रखिए ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये है बेसिकली सितवे पोर्ट। अब याद रखिए जो सितवे पोर्ट है, इस पोर्ट के पास से एक नदी जाती है जिसे कहा जाता है कलादान नदी। और याद रखिए कलादान नदी जो है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के बिल्कुल बाजू से निकलती है। तो भारत जो है वो सितवे पोर्ट बाय करता है, और सितवे पोर्ट को किससे कनेक्ट करता है? याद रखिए इस स्थान पर आपको दिखाई देगा कैलकाटा। तो कैलकाटा को सितवे पोर्ट से कनेक्ट करने की बात कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और बात क्या, हमने पोर्ट खरीद भी लिया है। अब आप पाएंगे कि कलकत्ता से सितवे जा सकता है भारत, और सितवे से कलादान नदी से होते हुए अल्टरनेटिवली एंटर कर सकता है कहां पे? हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। और याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या थी चिकन नेक की, उसे हमने ओवरकम कर लिया है कलादान नदी के प्रोजेक्ट के थ्रू। क्लियर? अब इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर जहां चाइना ने पोर्ट बाय करा, भारत ने भी महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके आसपास का एरियाज को बाय करना स्टार्ट करा। और यहां पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार या जो भी नेशन के अंदर गवर्नमेंट होती है उनका किसी उद्योगपति या उद्योगपति के घराने के साथ संबंध होता है, याद रखिए चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है जहां बजट बनाने से पहले भारत सरकार और भारत का विदेश मंत्री जाकर पूछा करता है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, अपने उद्योगपतियों से कि किस प्रकार के बजट की अपेक्षा आप करते हैं भारत सरकार से। याद रखिएगा कि हमारा जो देश है ये मान लेने योग्य बात है, ये मेरे या आपके दिए हुए टैक्स से नहीं चलता, ये उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए टैक्स से चलता है, कॉर्पोरेट टैक्स से चलता है, जो टैक्स नियर अबाउट 40% तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो यहां पर जहां उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए टैक्स से है तो हमें उनकी बात सुननी होगी। और ये याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका यूज भी करती है। आप पाएंगे कि जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्टली पोर्ट बाय नहीं कर पा रही थी, वहां भारत के औद्योगिक जो हॉटस्पॉट है, खासकर जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके थ्रू हमने श्रीलंका के अंदर जो है वो पोर्ट बाय करे। हमारा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। अब समझ कर देखिए, सोच कर देखिए कि जिस समय चाइना यहां पर अग्रेशन करेगा, अपने शिप्स लेकर आएगा, उस समय भारत भी इन जगहों का यूज कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। क्लियर? इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा स्थान? ग्वादर पोर्ट। अब इसी से बचने के लिए याद रखिए आप मार्क करेंगे यहां पर है एक और पोर्ट जो आता है ईरान में। नाम क्या है इसका? तो याद रखिए इसे कहा जाता है चाबहार पोर्ट। और याद रखिए जो चाबहार बंदरगाह है
ये चाबहार बंदरगाह हमें अल्टरनेटिव एंट्री एक तो दे देगा अफगानिस्तान तक जाने के लिए, हम यहाँ से रोड बना भी रहे हैं, और साथ में हमें पहुंचने में सहायता भी करेगा कहाँ पे, सेंट्रल एशिया। और मैंने शुरुआत में बताया था कि जो सेंट्रल एशिया है ये हर एशियाई देश के लिए एक सफलता का प्रवेश द्वार है, डेवलपमेंट डोर है सेंट्रल एशिया। क्लियर? और ये याद रखिएगा कि ये हमें वहां तक पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इसी प्रकार से देखें तो अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ये है तो भारत ने भी डियर बनाकर रेडी कर लिया है अपना स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, अर्थात इस तरह से आप देखेंगे तो हमने जो चक्रव्यूह चाइना ने बनाया उसे इस प्रकार से ब्रेक कर लिया, सितवे पोर्ट, महिंद्रा राजपक्षे और इस प्रकार से चाबहार। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो चूहे बिल्ले की लड़ाई है ये आगे आपको अफ्रीका में भी दिखती है इस प्रकार से। अगर मैं आपसे कहूं ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका का हिस्सा है, तो यहां पर चाइना जो है वो इन्वेस्ट करता है इन देशों में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर मॉरिशस वाले पार्ट में भी चाइना इन्वेस्ट करता है, यहां पे मालदीव्स वाले पार्ट में भी इन्वेस्ट करता है। भारत सरकार बिल्कुल पीछे पीछे जो है, हम भी उस स्थान पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हम भी वहां जाकर पोर्ट खरीद लेते हैं, हम भी वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, अधोसंरचना का निर्माण करते हैं, जिससे भारत क्या कर पाए, चाइनीज अग्रेशन को काउंटर कर पाए। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट था कि इंपीरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफ चाइना, चाइना की साम्राज्य विस्तारवादी सपनों को भारत अपने इनिशिएटिव से हमेशा चैलेंज करता रहेगा। अब ये जो मैंने मार्किंग आपको बताई ये करंट बेस्ड मार्किंग है, आपको इसे हमेशा याद रखना है कि कहां पर सितवे पोर्ट है, कहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, किस स्थान पर कौन सा पोर्ट आता है। क्लियर? तो ये एक सेक्शन आपका बनकर रेडी है, इसे अपने माइंड पर हमेशा सेटल डाउन रखिएगा। ओके, अब हम कुछ चीजें जैसे अदर डायमेंशंस, लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में और कौन कौन से डायमेंशन हैं जो आपको जानने चाहिए, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इन जनरल ये पता होना चाहिए कि भारत एग्जैक्टली कहां पर आता है, तो ध्यान से देखिए, आपको इस प्रकार से मैप ड्रॉ करते आना चाहिए वर्ल्ड का। अगर मैं इन जनरल ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहां से जो है वो चलते हुए आएंगे हम इस प्रकार से, ये आपको जो है वो उत्तरी अमेरिका वाला भाग दिखेगा, इसी प्रकार से आपको ये जो है दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन दिखाई देगा। याद रखें कि इस तरह से जो है आप दक्षिण अमेरिका को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूं तो आपको दिखाई देगा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा जो है वो उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन है। इस तरह से आप चलते हुए आए अगर, तो ये जो पोर्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका वाला भाग। इसी प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे तो याद रखिए ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा, ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आइसलैंड दिखाई देगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर कहा जाने वाला ग्रेट ब्रिटेन दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप ड्रॉ करें तो याद रखें आपको इस स्थान पर जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। इस तरह से आप चलते हुए अगर जाएं तो ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन दिखाई देगा। इस तरह से आपको यहाँ अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा, अरब का प्रायद्वीप वाला भाग दिखाई देगा। इस तरह से अगर आप चलें तो आपको यहाँ पर हमारा ग्रेट इंडिया दिखाई देगा। और इस तरह से आप चलते हुए आएंगे तो ये स्थमस है, अर्थात स्थल डमरू मध्य है। और याद रखिए इसके ऊपर आपको चाइना का पोर्शन दिखाई देगा। इस तरह से आप जाएंगे तो याद रखिए ये कोरियन पेनिनसुला आपको दिखाई देगा, कोरियन प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से चलते हुए जाएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो कामचटका का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र दिखाई देगा। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो यहाँ आपको स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, अर्थात आप सभी गैस कर पा रहे होंगे मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। इस तरह से चलते हुए आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर यूरोप दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो यूरोपियन प्लेट दिखाई देगी। इस तरह से ये बनकर रेडी है। क्लियर? इसी तरह से याद रखिए यहाँ पर आपको जो है एक द्वीप समूह दिखाई देगा, खासकर एक बड़ा द्वीप। ये कौन सा है? तो ये मेडागास्कर है जो अफ्रीका से अलग हो रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो श्रीलंका दिखाई देगा। इसी तरह से कुछ छोटे द्वीप अंडमान और निकोबार के अलावा यहाँ इंडोनेशिया में दिखाई देंगे। और ये याद रखिए कि इस तरह से आपको यहाँ पर एक जो है वो
महाद्वीप दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया के नाम से। ये क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो याद रखिए लोकेशनल एनालिसिस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लूं जिससे हम इसका जो है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाए। क्लियर? तो आई थिंक ये अभी भी आपके लिए रीडेबल है। यहां याद रखिए कि मैंने पूरी आर्कटिक वाले एरिया की जो है आपको पहले से मैपिंग करा रखी है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही होगी मार्किंग्स को समझने में। ये आर्कटिक वाला पार्ट है। क्लियर? ये है एंटार्क्टिका वाला पार्ट। क्लियर? अब देखिए, इस एनालिसिस को अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। ये जो ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है आर्कटिक ओशन, अर्थात ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपको दिखाई देगा महासागरीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये है एंटार्क्टिका, ये है कॉन्टिनेंट। अब यहां याद रखिए कि मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं। तो हमेशा याद रखिए पहली चीज कि भारत जो है वो इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा इसके मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि कर्क रेखा की ट्रेवलिंग है। इसके अलावा याद रखिए कि आपको इसके नीचे दिखाई देगी इस तरह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको जो है वो इस तरह से एक रेखा दिखाई देगी। कौन सी है ये रेखा, तो याद रखिए ये रेखा है भूमध्य रेखा। जस्ट अ सेकेंड, ये रेखा है भूमध्य रेखा। क्लियर? और इसी तरह से याद रखिए कि इसके नीचे आएंगे तो आपको नीचे आने पर एक और रेखा दिखाई देगी। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये रेखा आपको जो दिखाई देगी याद रखिए ये है बेसिकली हमारी कौन सी, मकर रेखा। क्लियर? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीन रेखाएं हैं और इनके रिस्पेक्ट में आपको कुछ लोकेशंस पता होनी आवश्यक है। याद रखें, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। अब यहां पर याद रखिएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि आप ऊपर की दिशा में जाएंगे तो इस तरह से आपको जाने पर भारत के ऊपर यहां पर मंगोलिया दिखाई देगा। क्लियर? बट ऑब्वियस है, ये वाला पार्ट मैं बता चुका हूं, चाइना वाला पोर्शन है। इसके ऊपर जाएंगे तो याद रखिए कि यहां पर रशिया वाला पोर्शन दिखाई देगा। और मैं किस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस में लूं और किस प्रकार से मैं आपको ये बात समझाऊं, याद रखिए कि इससे यूपीएससी ने सेवरल टाइम प्रश्न करे हैं। याद रखिएगा कि आपको ये जो स्थान दिखाई देता है, यहां पर एक झील है जिसे कहा जाता है लेक बाइकल झील या बैकाल झील। याद रखिएगा जो बैकाल झील है ये इस स्थान पर साइबेरिया के नीचे आती है। केवल इतना पता होने पर भी यूपीएससी ने प्रश्न करे हैं बच्चों से। याद रखिए कि ये लेक बाइकल है, ये झील के अंदर, यहां पर अगर मैं आपको मार्किंग्स में दिखाऊं तो याद रखिए कि इस तरह से करा जाता है मार्क कि यहां पर 5 झीलें हैं। क्लियर? इन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। ये यूएसए की महान झीलें कही जाती हैं। इसमें सुपीरियर आता है, मिशिगन आता है, ह्यूरॉन आता है, ओंटारियो आता है, इरे आता है। मैं एक बार फिर से बोलूं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे। सबसे बड़ी विश्व की ताजे पानी की झील जो है वो कौन सी है, सुपीरियर, जो इस स्थान पर आपको देखने को मिलती है। याद रखिएगा कि इस झील के अलावा आपको एक झील और दिखेगी जिसे कहा जाता है बैकल झील। और याद रखिए जो बैकल झील है इसके लिए डायमेंशन कहा जाता है कि बैकल झील वास्तविकता में इसमें जितना पानी है ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे, इन तीनों पांचों के पानी से ज्यादा पानी अकेले किसके अंदर है, बैकल झील के अंदर। और यह भी याद रखिएगा कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बड़ी भले ही नहीं है आकार में, परंतु सबसे गहरी झील है लेक बैकल झील या लेक बैकल झील। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा ये आता कहां पर है, ये आती है रशिया में। रशिया में साइबेरिया के नीचे भारत से चलते हुए जाएंगे तो आपको मंगोल मिलेगा और मंगोल के ऊपर जो है ये झील आपको दिखाई देगी। ये भ्रंश घाटी की झील है। क्लियर? इसी प्रकार से लोकेशनल एनालिसिस में याद रखिए कि जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है साइबेरिया वाला पार्ट। अब ये क्यों जरूरी है, याद रखिए कि अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है तो केवल और केवल इसकी अंडरस्टैंडिंग से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग होने से होता क्या है कि आपको टॉपिक समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कभी मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा अर्थात जलवायु पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हिमालय नहीं होते तो क्या होता, यानी कि हिमालय की जो इंपॉर्टेंस है, ये यूपीएससी ने प्रश्न करा है, हिमालय के महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस एक्सेप्ट द सिक्योरिटी, यानी कि केवल सामरिक दृष्टि। सामान्यतः बच्चों ने बार बार हिमालय के महत्व को सामरिक रूप से समझाया, तो यूपीएससी ने फिर गुगली खेली। यूपीएससी ने प्रश्न बोला कि हिमालय के महत्व को समझाइए,
लेकिन बिना सामरिक वाला बताए। क्लियर क्लियर। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सामरिक महत्व के बारे में नहीं समझाना है, तब आप फिर ये वाला डायमेंशन बताएंगे कि अगर हिमालय नहीं होते तो याद रखिएगा साइबेरिया से जो चलने वाली पवनें हैं, इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो याद रखिए कि जो साइबेरिया से चलने वाली पवनें हैं ये सीधे भारत में प्रवेश करती, ना ही कभी मानसून आता, और हमेशा जो है बीच बीच में आती रहती। कौन सी पवनें? जो साइबेरिया से चलने वाली पवनें हैं। और भारत जो है शीत मरुस्थल होता ठंडी के समय और उष्ण मरुस्थल होता गर्मी के समय। कारण क्या है? हिमालय ही जो है वो एक फैक्टर है जो हमारी तरफ जब विंड आती है, हमारी तरफ जब पवनें आती हैं, उन्हें रोकता है। जब ये पवनों को रोकेगा तभी भारत में वर्षा होगी। क्लियर? तो वर्षा के लिए आवश्यक है हिमालय। अगर वर्षा नहीं होगी तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, और भारत जो है वो मरुस्थल में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ठंड के समय आएगी कौन सी पवनें? साइबेरिया से चलने वाली पवनें। और याद रखिए साइबेरिया से चलने वाली पवनें जो है वो तमिलनाडु तक 10 फीट थिक स्नोफॉल कॉज करेंगी। क्लियर? तो उस कंडीशन में समझने के लिए आपको ये डायमेंशंस पता होने आवश्यक होते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप इस दिशा में बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। याद रखिए इस दिशा में बढ़ेंगे तो यहां आपको देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले पार्ट आते हैं। मैं मैपिंग में अभी जब वर्ल्ड मैप की मैपिंग स्टार्ट करूंगा और आपका इंटरेस्ट अगर रहा तो याद रखिए हम कितने पोर्शन तक जाएंगे ये आपके और हमारे एंगेजमेंट पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप और हम एंगेज होंगे उतना ज्यादा हम मोटिवेटेड फील करेंगे इसे कंटिन्यू करने में। रीजन क्या है? ये ओल्ड स्कूल मेथड है, यानी कि इसमें हाथ से मैप बनाकर सब कुछ समझाना, इसमें एफर्ट भी थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं और एंगेजमेंट की संभावनाएं भी थोड़ी कम होती हैं। तो प्रयास करें कि अपना एंगेजमेंट हमें शो करें। आप कमेंट कर सकते हैं, सब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे खासकर शेयर करें। जितनी इसकी रीच होगी उतना ज्यादा हम जो है वो आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट करते हैं तब आप पाएंगे कि एक एक नेशन यहाँ पर हम मार्क करेंगे। वहां पर आपको तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। याद रखिए ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सी दिशा में आता है? तो हमेशा याद रखिएगा ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में आता है। सेंट्रल एशिया भारत के लिए पश्चिम की दिशा में है। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि इसी प्रकार से आपको यहां जापान दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस मैप को जो है वो क्लीन कर लूं, फिर हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम इसे देखते हैं। याद रखिए कि मैंने ये क्यों आपको बनाने कहा है वर्ल्ड मैप, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको दिखाई देता है जापान। अब देखिए जापान के लिए याद रखिए कि ये भारत के लिए उत्तर पूर्व में है। क्लियर? और सेंट्रल एशिया भारत के लिए कहां पर है? उत्तर पश्चिम में है। रशिया हमारे लिए सीधा ऊपर है। इसी तरह से याद रखिए कि ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है हिंद महासागर। अब आप ये कहेंगे कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में आता है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन नई बात आपके लिए यह है, याद रखिएगा कि हिंद महासागर के नीचे आपको दक्षिणी सागर दिखाई देगा। इसे सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं और सामान्यतः स्कूलों में आपने जो पढ़ रखा है आप इसे अंटार्कटिका महासागर के नाम से पुकारते हैं। अब याद रखिए अंटार्कटिका एक महाद्वीप डिक्लेयर है, ये पहले से था। आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो सागर है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये सागर वास्तविकता में है दक्षिण सागर। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे का क्षेत्र अब दक्षिणी सागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर तथा उसके भी दक्षिण में आपको दिखाई देगा दक्षिण सागर। और याद रखिए कि दक्षिण सागर के परिप्रेक्ष्य में हम दक्षिण सागर के पूर्वी भाग के समीप हैं। दक्षिण सागर का ये पूर्वी हिस्सा कहलाता है। पॉइंट क्लियर है? अब देखें मैं यहां पर मेंशन करता हूं, इसे कहा जाता है साउथ ओशन। क्लियर? याद रखें ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इसे बेसिकली बच्चों कहा जाता है अरेबियन सी। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के रिस्पेक्ट में कि ये वाला भाग पैसिफिक है। अब यहां पर मैं अलग से आपको डिटेल में मार्किंग कराऊंगा, जब हम देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा बेसिकली दक्षिण चीन सागर। जस्ट अ सेकंड, मैंने पहले की क्लास में थोड़ा सा इसे हिंट भी करा था बच्चों, शायद आपको याद होगा
ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है दक्षिण चीन सागर। इसी प्रकार से यहां पर जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड, इस पोर्शन को कहते हैं पूर्वी चीन सागर। क्लियर। इसी प्रकार से आपको ये जो पोर्शन दिखाई देगा, याद रखिए इस वाले पोर्शन को यहां पर जापान सागर। क्लियर। और जापान सागर के ऊपर ये जो पोर्शन दिखेगा, याद रखिए इस वाले को कहते हैं कुरिल सागर। क्लियर। मैंने डिटेल में वीडियोस में जो हमारे मैपिंग का फर्स्ट वीडियो है वहां पर डिस्कस कर रखा है। यहां पर फिर आपको जो है वो बेरिंग सी दिखाई देगा, बेरिंग सागर। क्लियर। तो याद रखिए कि ये जो है वो सागरों का क्रम है। आपको याद रखना है ये क्रम से हमारे जो है उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ते हुए लोकल सागरों का क्रम है। क्लियर। अब इसी प्रकार से आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए भारत के रिस्पेक्ट में, और ये याद रखिए कि ये प्रश्न सेवरल टाइम यूपीएससी ने करे हैं। क्लियर। अब ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में याद रखिए कि हमारे उत्तर, नो, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में, तो इसलिए आप अंदाज लगा पाएंगे हमारे दक्षिण पूर्व में आता है। अब यहां पर याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है कि भारत में जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा करीब है किसके? इक्वेटर के, अर्थात भूमध्य रेखा के। क्लियर। अब यहां पर आ जाएं, याद रखें कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूएशन में जाता है कहां पर? इस भाग में, यानी कि आप जो यहां पर देख रहे हैं, याद रखिएगा ये जो पोर्शन आपको इस स्थान पर दिखाई दे रहा है ये है वास्तविकता में क्या? प्रशांत महासागर का ही भाग। तो मैं यहां नाम मेंशन कर दूं, प्रशांत महासागर। तो याद रखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो प्रशांत महासागर वाला पोर्शन है, याद रखिएगा ये हमारे उत्तर तथा पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी भाग में दोनों जगह दिखता है। पर याद रखिए ज्यादा करीब कहां से है? पूर्वी भाग से। ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न हैं। अब इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर जो प्लेस दिखता है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो है ये फारस की खाड़ी कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो आपको स्थान दिख रहा है ये लाल सागर कहलाता है। क्लियर। ये दोनों ही हमारे पूर्वी भाग में आते हैं और ये भी याद रखिएगा ज्यादा करीब है ये फारस वाला भाग। इसी तरह से आप पाएंगे कि यहां पर है अराल सागर। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका जो है वो नेमिंग कर दूंगा बाद में। ये है कैस्पियन सागर और आपको इस प्रकार से यहां पर दिखेगा काला सागर। क्लियर। तो ये तीन सागर, ये तीनों भी हमारी दिशा में किस पर है? किस दिशा में आते हैं? हमारे उत्तर पूर्व की दिशा में आने वाले प्लेसेस हैं। ये याद रखिए, सुनने में जितना सहज लगता है जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब ये उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको फील होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से जो पोर्शन है ये मैं क्विक रिकैप आपको दे दूं जो हमने अब तक देखा है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है वो लोकेशनल एनालिसिस देखा, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट करा। इसके पश्चात हमने जो है वो भारत के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर वाला पोर्शन देखा। इसी के पश्चात हमने वर्ल्ड मैप में भारत के लोकेशनल एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो हमने देखे। क्लियर। अब हम बेसिकली कहां मूव करेंगे? तो याद रखिए एक मास्टर मैप में ड्रॉ करने वाला हूं बेसिकली इंडिया का, जिसमें हम हिमालय वाला पोर्शन भी ड्रॉ करेंगे, हमारे मैदान वाला भाग भी करेंगे और सारा कुछ एक मैप पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। याद रखें इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया। इस तरह से जो है ये नेपाल वाला पार्ट है। याद रखिए सिक्किम वाला पोर्शन है। इस तरह से हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जो हमारा अभिन्न क्षेत्र है। इसी तरह से आपको जो है ये दिखाई देगा, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। और याद रखिए ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन है। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखें कि ये बनकर रेडी है हमारा इंडिया। ओके। अब यहां ध्यान से देखिए, हम कुछ चीजें अब एक एक करके यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे और ये मैप आपके लिए मास्टर मैप की तरह कार्य करेगा। ये मैप आपके लिए जो है वो अदर सारे मैप्स का कंपाइलेशन होगा।
आई थिंक ये साइज जो है वो ठीक होगा। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो याद रखिए ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई देगा हिमालय के नाम से। याद रखें इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये है हमारा हिमालय वाला पार्ट। ओके, मैंने एक एक रेंज जो है हिमालय की मार्क कराई है, काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, पीर पंजाल हो या हिमालय की पूरी मार्किंग अगर आपने ना देख रखी हो तो आप उस चैप्टर को जाकर जो है वो बेहतर तरीके से देख सकते हैं और डिटेल में इस मैपिंग को समझें। जो पूर्वोत्तर वाला भाग है मैंने इसके लिए अलग से बताया है, मणिपुर के क्षेत्र की मैपिंग वाले पोर्शन में। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिएगा कि हिमालय का एक विस्तार जो है इस तरह से जाता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर बढ़ेगा। और याद रखिए ये जो पोर्शन है इसे हम सुलेमान श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसी तरह से याद रखिए कि आपको एक और पोर्शन दिखाई देगा, ये जो पोर्शन है ये हिंदू कुश के नाम से पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में प्रवेश करता है। यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि जो हिंदू कुश है ये मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में आता है। सुलेमान जो है वो थोड़ा पाकिस्तान तरफ सेंट्रिक है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहां पर आपको अराकान योमा का विस्तार देखने को मिलेगा और नीचे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो जस्ट अ सेकेंड मैं इसकी नेमिंग कर दूं। ये है हिंदू कुश और याद रखिए हिंदू कुश में ही आपको पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी जिसे तिरिचमीर के नाम से जाना जाता है ये स्थित दिखाई देगी। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ एक दर्रा दिखाई देगा जिस दर्रे को जो है वो खाइबर दर्रे के नाम से जाना जाता है और खाइबर दर्रे के लिए याद रखिएगा कि इसी से जो है आक्रांता भारत में प्रवेश करे थे। ओके, अलेक्जेंडर का आगमन यहीं से हुआ था। ओके, नाउ यहां याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है सुलेमान वाला भाग। अब यहां पर याद रखिए कि आपको अब ड्रॉ करना है क्या, ग्रेट इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर का विशाल मैदान। और आइए इसे हम प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है मैं अलग से उत्तर भारत के विशाल मैदान की मैपिंग का वीडियो भी बनाने के बारे में विचार कर रहा हूं। अगर संभव रहा और आप सभी ने सपोर्ट करा तो हम डेफिनेटली जो है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान की मैपिंग वाला पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें रिवर्स भी प्लॉट करेंगे और यहाँ के नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी, इन सब पोर्शंस को हम कवर कर लेंगे। याद रखिए कि ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर? अब ध्यान से देखें, ये हिमालय वाला पोर्शन हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पर नेम मेंशन कर दूं। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये आसाम वाला क्षेत्र है। अब ये जो बचा हुआ भाग है आइए इसमें एक एक करके जो है हम पठारों को ऐड करना प्रारंभ करते हैं। चलिए तो ध्यान से देखें, याद रखिए कि आप पाएंगे सबसे पहले कुछ इस तरह से यहां पर आपको जो है एक पठार देखने को मिलेगा, मेवाड़ का पठार। इसी प्रकार से यहां आपको जो है वो एक और पठार देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है काठियावाड़ का पठार। मैंने डिटेल में इसके बारे में आप सभी से डिस्कशन कर रखा है। क्लियर? इसी प्रकार से आप आएंगे तो आपको नीचे इस स्थान पर जो है वो देखने को मिलेगा मालवा का पठार। याद रखें इससे ऊपर यहां पर बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से चलते हुए आएंगे तो याद रखिए कि आपको ये जो स्थान है इस स्थान पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट का मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। मैंने डिटेल में समझाया था कि पश्चिमी घाट वाला जो भाग है ये ऊंचा है और पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है वो नीचे है और यही कारण है कि आपको दिखाई देगा कि माइटी रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अर्थात वृहद नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपने डेल्टा का निर्माण जो है वो पूर्वी क्षेत्र में करती हैं। इसी तरह से आपको यहां पर जो है वो दिखाई देगा एक पर्वत श्रेणी, परंतु ये कंटिन्यू नहीं है, सतत नहीं है। कारण यही है कि यहां पर जो है वो नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए जो बचा हुआ पोर्शन है आपको इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से दक्कन के पठार का निर्माण दिखाई देगा और इस दक्कन के पठार के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कौन सी स्थलाकृति देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको रोलिंग नो स्टेप लाइक सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई देती है। कारण यही है कि हम रीयूनियन हॉटस्पॉट से होकर गुजरे थे। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इस तरह से, इसे बेसिकली कहा जाता है दंडकारण्य का पठार
और याद रखिए दंडकारण्य का पठार जो है ये बस्तर के लिए और अपने जो है वो नक्सलाइट की समस्या के लिए काफी जो है चर्चा में रहता है। इसी प्रकार से भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला छोटा नागपुर का पठार, और मैंने आपको इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड याद करने कहा था कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी एक्सटेंशन, नो उत्तर पूर्वी प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसे इंग्लिश में ही याद करना है बच्चों, याद रखिए उत्तर पूर्वी जो है वो प्रोजेक्शन है। आगे यहां पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये इस स्थान पर इसे मेघालय का पठार कहा जाता है। और याद रखिए कि मेघालय का पठार हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका उत्तर पूर्वी एक्सटेंशन है। क्लियर, ये प्रोजेक्शन है। क्लियर। अब इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है वो कर्नाटका का पठार देखने को मिलता है। याद रखिए कर्नाटका का पठार अपनी दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कॉफी जो होती है चिकमंगलूर में, इसी प्रकार से जो लौह अयस्क है ये होता है कुद्रेमुख वाले एरिया में। यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो कॉफी के लिए जो है काफी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से आपको ये जो क्षेत्र दिखाई देगा ये तेलंगाना और रायलसीमा के पठार के, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर दूं, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी। याद रखिए कि अगर आप इस जो पीडीएफ है इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरा अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से, मैं यह नाम मेंशन कर दूं, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप प्लीज उससे जो है इन सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लें और इसे यूटिलाइज जरूर करें। याद रखें इस कंटेंट को हम पेड बैचेस में और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जो है हाजिर हैं। इसे थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करें, इसे जो है वो शेयर करें जिससे हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें। एक डायमेंशन ये है। और दूसरा डायमेंशन है कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो हमेशा वीडियो के लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चों से और उनसे मैं ये बात करता हूं जो यहां तक वीडियो को देखते हैं वो ईमानदार लोग हैं। क्लियर। अब अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन है कि आप YouTube पर बैठकर इतने लंबे वीडियो को यहां तक देख पा रहे हैं तो मेरी बात माने, ये एडवाइस मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलूंगा कहां पर, आपके पेड बैचेस में। वहां आप और हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। मैं ही आपको वहां ज्योग्राफी और जो है वो एनवायरमेंट वाला सेक्शन डील करता हुआ मिलूंगा। अब जब हम वहां 1-to-1 डिस्कस करेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ये बात मुझसे कहने वाले हैं कि सर आपने एडवाइस सही दी थी, आना यहां पर अर्थात इस बैच से जुड़ना हमारे लिए सफल रहा। याद रखें कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ हमारे P2I बैचेस में जरूर आएं। और आपको बहुत कोई बड़ा कॉस्ट पे नहीं करना है। जो मोबाइल आप चला रहे हैं उसके आसपास या उससे जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, पर ये लाइफ चेंजिंग चीज होगी। याद रखिए कि अभी जो करंट में P2I बैच चल रहा हो आप उसके साथ जुड़ जाएं और साथ में कोर्स को प्रिवेल कर लें मिनिमम कॉस्ट पे। कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए आप अपने फेवरेट फैकल्टीज का कोड यूज करें, जैसे मेरा है AK लाइव के नाम से। फाइन। इसके अलावा सारे फैकल्टीज के कोड अवेलेबल हैं, आप उन कोड्स को यूज करें और आप जो है कोर्सेज को प्रिवेल कर लें। ये मेरी एडवाइस है। याद रखिए ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओके, तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, एटलीस्ट आप यहां से पीडीएफ को तो जरूर डाउनलोड कर लें। अब यहां पर याद रखिएगा कि यहां जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और खासकर ये वाला, मैं इस पोर्शन की एक्स्ट्रा फोकस के साथ बात करूंगा, ये कोरोमंडल वाला पोर्शन है। क्लियर। तो ये मैप बनकर रेडी है इंडिया का, ये एक मास्टर मैप है। अब याद रखिए कि इस मैप के साथ आपको कुछ चीजें, अब इस मैप को क्या करें, आप एक बार जो है अपने कॉपी पर प्लॉट कर लें, सामने इसको चिपका लें, जैसे आप इसको A4 साइज के पेपर में बनाने के बाद वॉल पर चिपका लें। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको इंडिया की रिवर डायग्राम को भी, अभी तो संभव नहीं है कि मैं पूरा रिवर डायग्राम आपके सामने बनाऊं, पर कोशिश करें कि इस प्रकार से एक मैप बनाकर आप इंडिया का रिवर डायग्राम भी अपने सामने वॉल पर मास्टर मैप के फॉर्म में जो है वो बना लें। याद रखिए कि अगर आपने रिवर वाला डायग्राम पूरा प्लॉट कर लिया, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे जूम इन कर लूं, आप पाएंगे इस तरह से। याद रखिएगा कि इस तरह से आप बनाएं, रफली मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये है गंगा, इस प्रकार से आप देखेंगे ये है ब्रह्मपुत्रा, इस तरह से रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, इस तरह से चलती हुई आएगी यमुना, ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और ये सोन है।
इस प्रकार से यहाँ पर लूनी में आएगी और बनास आएगी। एक स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि बनास जो है वो इस स्थान पर नहीं है, या बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। मैंने वीडियो में ही क्लियर करा था कि जो बनास है, मुख्य बनास है, आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, बनास नदी जो है आपको गुजरात में कच्छ रण में समाप्त होती हुई दिखाई देगी। कभी कभार इसे पश्चिमी बनास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन 200% ऑथेंटिक है, याद रखें। हाँ, एक नदी और है जो चंबल की सहायक नदी है। क्लियर? लेकिन मुख्यतः जब बनास की बात होती है तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो है वो प्रश्न करे जाते हैं। ये इनलैंड ड्रेन्ड रिवर है, अर्थात अंतःस्थलीय नदी है, इसीलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सहायक नदियां बहुत सारी होती हैं, परंतु अंतःस्थलीय नदियां कम होती हैं। तो यहां पर बनास नाम जो है वो क्लियरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर लूनी है, बनास है, इस प्रकार से आपको जो है नर्मदा दिखाई देगी, इस तरह से तापी दिखाई देगी। ये है हमारी गोदावरी, याद रखिए। ये कृष्णा है, रफली अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखिए। ये कावेरी है, नीचे आपको पेन्नेरू दिखाई देगी। इसी प्रकार से इस स्थान पर बच्चों आपको दिखाई देगी, माफ कीजिएगा, ये वेंगई है, ये पेन्नेरू है। इस तरह से आपको यहाँ दामोदर दिखाई देगी, ये हुगली नदी दिखाई देगी, इस तरह से स्वर्ण रेखा दिखाई देगी। इसी प्रकार से ये बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। फिर आपको दाया, और दाया के बाद ऋषिकुल्या दिखाई देगी। और इसी प्रकार से ये एक सहायक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है गोदावरी की सहायक नदी। और याद रखिए, सहायक नदी जो है वो मिलती है कहाँ जाकर? ये मिलती है गोदावरी में जाकर। क्लियर? इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो एक नदी दिखाई देगी, ये है भीमा, नीचे से आती हुई दिखाई देगी, ये है तुंगभद्रा। एक और यहाँ एक मांजरा नदी दिखाई देगी, ये भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और प्राणहिता बनकर ये गोदावरी से मिलती हैं, जो दक्षिण की दिशा में बहने वाली मध्य प्रदेश की कुछ एक नदियों में से एक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो सुबनसिरी, मानस और इस तरह से ऊपर से आती हुई तीस्ता दिखाई देगी। क्लियर? अब इसी तरह से आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ये है सिंधु यानी कि इंडस। इसी प्रकार से आपको ये दिखाई देगी झेलम, इस तरह से ये दिखाई देगी चिनाब, ये राबी है, ये ब्यास है और ये है सतलुज। याद रखिए, ब्यास मेरे डायग्राम में थोड़ा सा पाकिस्तान को टच कर रही है, पर ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती। क्लियर? एकमात्र सिंधु की सहायक नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती। याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको कराची दिखाई देगा, इस स्थान पर आपको लाहौर और अमृतसर दिखाई देंगे। ये बनकर रेडी है आपका मैप का डायग्राम। और जितना समय मुझे लगा है इस मैप के डायग्राम को बनाने के लिए, मैं चाहता हूं उतना ही समय आप लें और इसे पूरा याद करें। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इस चीज से बहुत सारी चीजें सीख पा रहे होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।